आज पहली बार आपको आके मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इतने वर्षों की तपस्या का फल किसी को मिले, इस तरह से मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं। आपको प्रणाम करता हूं। कवियों की टीम अच्छी है, ज्यादा परिश्रम नहीं करूंगा। ये ज्यादा ज्ञान की बात करनी भी अच्छी बात नहीं है। एक आदमी ज्ञान बांट रहा था, बोले लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतने में उस आदमी को पीछे से कुत्ते ने काट लिया। भीड़ में से आवाज आई, कुत्ता कुत्ते को काटता है। ज्ञान तो ज्ञान, गालियां बदल गई। दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, एक बोला तेरी मां राधे मां, दूसरा बोला तेरा बापू आशाराम बापू। अरे एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में। कौन कौन जानता है? हाथ खड़े करो। अच्छा, समोसा खाया? चटनी का रंग कौन सा था? एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में, बोले बाबा जी बहुत दुखी हूं। बोले तुम्हारी शादी हो गई? बोले हो गई। बोले कभी पत्नी के हाथ के बनाए हुए पराठों की तारीफ की है? बोले नहीं की। बोले आज घर जाके कर लेना, कृपा वहीं अटकी हुई है। जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी ने दो पराठे रखे, पहला ही कोर खाया। खाते ही कहने लगा, वाह क्या लजीज पराठे हैं, क्या स्वादिष्ट पराठे हैं, जी करता है जिसने बनाए उसके हाथ चूम लो। पत्नी ने खींच के दो चांटे मारे। बोले 10 साल से सुबह शाम खाना खिला रही हूं, कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने दो पराठे क्या भिजवा दी। तो हे नहीं चलेगा, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आपको बधाई इंदरगढ़ वालों, इतना प्यारा कवि रामावतार यहां रहता है, पड़ोस में रहता है। आपको बताइए, क्या आस पड़ोस के कवि होते हैं ना, इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि कवि अपना पेमेंट कर दे कम। तो ऐसे व्यस्त समय में कम पेमेंट में बुलाने का काम आसपास के कवियों से लिया जाता है। बाकी नंबर वो ले ही लेते हैं पारस जी, और दो चार कविता खुद ही सुना देते हैं कि तुम अगर नहीं आए तो मैं ही पहल दूंगा, ध्यान रख लेना अगली बार। हाँ, लेकिन हिंदी के कवियों को बुलाया, ये बड़ी बात है। रानी पटरानी दासी के समान लगती है। थोड़ी कविता की बात करें। रानी पटरानी दासी के समान लगती है, जाने कब स्वर्णमयी प्रात फिर आएगी, देवनागरी की गागरी भरेगी अमृत से। ये नए बच्चे बैठे हैं, इनको बताओ, पूछो इनसे देवनागरी क्या होती है। वो हिंदी की लिपि जिसमें हिंदी लिखी जाती, देवनागरी कहते हैं। देवनागरी की गागरी भरेगी अमृत से, मृतक जनों में नव प्राण फुकवाएगी, और देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना हिंदी सही भूमिका निभाए। याद रखना, अंग्रेजी ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जेबरा जानवर बनाकर छोड़ती है। हिंदी अनपढ़ से शुरू होती है, ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। भाषा के संस्कार। और इतनी माताएं बहनें बैठिए, इस पंक्ति की लाज रख लीजिएगा कि देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना हिंदी सही भूमिका निभाएगी, और हिंदी की लगाए बिना बिंदी निज भाल पर भारत मां कभी न सुहागिन कहाएगी। आपकी भी तालियां मिले, आपकी भी आह्वा मिले। तालियां बजाने से एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबते हैं, ऐसा बाबा रामदेव एक आंख दबा के कहते हैं। तो एक बार जरा मैं चाहूंगा, मेरा मन है, बड़ा होने के नाते जो छोटे हैं उनको आदेशित भी कर सकता हूं। एक बार जरा अपने दोनों हाथ हवा में उठा दीजिए, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ, और 10 सेकंड तक जोरदार तालियां बजाइए। 10 सेकंड तक जोरदार तालियां बजाइए। हम इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ करते हैं, और ऐसा झन्नाटेदार कवि आपके बीच में ला रहा हूं, झन्नाटेदार, जो भन्नाटेदार कविताएं सुनाएगा, और आप सन्नाटेदार तालियां बजाएंगे। उसका नाम ही होता है रोहित झन्नाट, इंदौर से। आइए रोहित आए, जोरदार कविता सुना। अपनी पहला कवि है, पहले कवि को थोड़ा मन दे दीजिएगा, बाकी ये कवि तो खाली कुर्सियों से तालियां बजवा लेंगे। आओ, हाँ आजा बरमूडा। दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, हाँ, सारा खजाना छोड़ दिया। मैं उस वीर प्रसूता भूमि राजस्थानी भूमि पर खड़ा हुआ हूं, जहां के वीर रणबांकुरों ने अपने रक्त से इस मां भारती की रक्षा के लिए उसके आंचल को सींचा है, और उस मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, अगर सबसे सर्वोच्च शिखर पर कहीं कोई राज्य बैठा है तो वो राजस्थान बैठा हुआ है। इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। हाँ मंच आदेशित करें। पढ़ो बेटा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं और देखना चाहता हूं राजस्थान के लोग अपने वीर जवानों को किस प्रकार से याद करके और तालियों का अभिषेक उनके मस्तक पर करते हैं।
कि दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। उस भारत माँ की खातिर किसी ने राज घराना छोड़ दिया। और हुंकार भरी जब सीमाओं पर जाकर वीर सपूतों ने, अब देखना चाहता हूं कि जाकर, अरे हुंकार भरी जब सीमाओं पर जाकर वीर सपूतों ने, तो आंख दिखाते दुश्मन ने भी आंख उठाना छोड़ दिया। तो आंख दिखाते दुश्मन ने भी आंख उठाना छोड़ दिया। अगर कवि सम्मेलन का प्रारंभ हो रहा है तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके भारत माता की, भारत माता की। बस हो गया, खत्म। इससे ज्यादा पावर मत लगाना। तो इससे ज्यादा अगर ताकत लगाऊंगा आजाद भाई साहब तो मेरे फेफड़े फट के बाहर आ जाएंगे। पतला वायर करंट ज्यादा छोड़ेंगे, दिक्कत होगी। भैया ने कह ही दिया है। इससे ज्यादा ज्ञान की बात में मैं करूंगा नहीं। पारस जैन जी की सौगंध खा के कह दिया हूं, है ना। इनने बहुत प्राण फूके कवि सम्मेलन कराने में और बहुत ज्यादा ऊर्जा लगाई। इतनी ऊर्जा इन्होंने लगाई हम कवियों की पेमेंट कराने में, कम कराने में। इतने प्रयास कोई आदमी करा ले तो उसके जीवन में 3-4 ब्याह हो जाए। लेकिन हमारा कार्यक्रम, हमारा कवि सम्मेलन में पेमेंट कम कराने में बड़ी ऊर्जा लगाई। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और साहब कवि सम्मेलन आप आइए, कुछ हाथ से ठहाकों का आनंद ले। आपने मेरे को इंदौर से मंगवाया है, ठेठ वहां से। और मेरी साइज के बहुत सारे बच्चे मेरे को घूर घूर के देख रहे हैं। मैं इस देश का आप आनंद लेना और मस्ती लेना, ठहाकों की यात्रा करना, मजे लेना। मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं इस देश का, और कोई बात नहीं मत छेड़ो उनको, बेचारे छोरा छोरी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा यार। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बैठो चुपचाप मेरे को सुनो और देखो, नहीं तो नहीं सुन पा रहे हो तो। अब क्या है कि हाँ, मैं कह रहा था कि साहब देश का एकमात्र ऐसा कवि हूं मैं, इस देश का नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा कवि हूं जो शुरू होते ही खत्म हो गया। मेरे हाइट के रोड़े हैं, ये कह रहे कि मानव होना भाग्य, कवि होना सौभाग्य। अरे दादा, कवि होना सौभाग्य पर छोटा कवि होना दुर्भाग्य है। मेरे साथ लफड़े पड़ते हैं भाभी जी। मेरे को कई जगह जाकर के एडवांस में बताना पड़ता है भाई साहब मैं भी कवि हूँ। लोगों को भरोसा नहीं होता 4 फुट की संरचना पे। ये बड़े बड़े दिग्गज कवि बैठे हुए हैं। देखो आप, उस भगवान ने, उस माँ के बिहारी ने संसार बनाया, मेरे को ऐसा बनाया। बनाने में कंजूसी करी, पूरे मन से बनाया उन्होंने, पूरे मन से। आदरणीय अशोक भाई साहब को देखो आप, अशोक चारण जी को, फुल साइज। हाँ, और मेरे को आधे मन से बनाया। मतलब आदरणीय अशोक भाई साहब की हाइट देखो और मेरी देख लो आप। मतलब ये मेरे से बहुत स्नेह करते, पर मैं इनसे ईर्ष्या करता हूँ। क्योंकि मेरे को मालूम है कि भगवान ने जहाँ मेरी हाइट में कटौती करी, इनकी तरफ ज्यादा दिया है। एक अशोक चारण जी को अगर बात अलग ठीक लगे तो आपकी ठाकों के साथ ताली उठे। आदरणीय अशोक चारण जी हैं और मैं खड़ा हूं, हम दो एक साथ खड़े हो जाए तो आपको समझ में आ जाए कि आदरणीय अशोक चारण जी की हाइट तक पहुंचना तो एक रोहित झन्नाट के ऊपर एक और रोहित झन्नाट ठोकना पड़ेगा। ये ठीक है। ये कंजूसी उस ईश्वर ने करी। ये तो फिर भी ठीक है कि मैंने माइक ये मेरी साइज का कर लिया। माइक वाले भैया को प्रणाम, बहुत अच्छा लगा रखा है, बहुत अच्छा। नहीं तो मेरे उज्जैन में फंस गया। अभी फ्रीगंज चौक पे कवि सम्मेलन हुआ अभी 8 दिन पहले। उसने माइक ऐसा लगा रखा कि उसके हैंडल में जंग लगी हो भाई साहब, और वो ऊपर नीचे नहीं हुए, हिले ही नहीं हो, टस से मस नहीं हो। लेकिन वो माइक वाला बड़ा चंट हमारे उज्जैन का, वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता। हाँ भाई, जुगाड़ देखो आप। कोई और लंबा कवि आ जाए तो वो 2 ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आ जाए तो वो 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब हुई जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं। वो नीचे से ही बोला, बोले रोहित जी। मैंने कहा क्या है? बोले काम करो यार, माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। आप हंस रहे हो, मेरे प्राण निकलते हैं। अभी पिछले दिनों हम 3 कवि और साथ में कवित्री वहां गए, निम्बा हेड़ा तरफ आपके राजस्थान में कवि सम्मेलन करने के लिए। अब जैसे वहां पहुंचे तो आयोजक और मैं लोअर टी शर्ट में, लंबी यात्रा जबलपुर से तो चला था मैं, 3 कवि और साथ में कवित्री। हम मैं पहुंचा तो वहाँ आयोजकों ने स्वागत करा, आइए आइए सर बैठिए। हम लोग बैठे। अब बातचीत शुरू करे को 5 मिनट भी नहीं हुए कि वो जो कवित्री थे उन्होंने आयोजक मंडल में से एक आदमी थे अग्रवाल जी, उनको जोरदार चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सुनने लगा यार। मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मारा? अरे बोले बात ही ऐसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या, चाटा मारा क्यों? अरे बात ही ऐसी कर रहा है। मैंने कहा हाँ चाटा मारा क्यों? अगर मैडम की बात ठीक लगे तो आपकी तालियां उठे। मैंने कहा चाटा मारा क्यों? अरे बोले रोहित जी तुम्हारी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा था मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, भी कविता वविता सुनाता है क्या? मतलब ये लफड़े हैं। आपको क्या बताऊं, मतलब कवि सम्मेलन करने के लिए गया सर मैं वहां ग्वालियर प्रोग्राम करने। आप तो आनंद लो और मस्ती लो।
मैं वहाँ प्रोग्राम करने के लिए गया, रात्रि में विश्राम करा। प्रोग्राम करने के बाद में सुबह मैं होटल से निकला 9-10 बजे, पूजन पाठ स्नान करके मैं जैसे बाहर निकला तो कवित्री गेट पर खड़ी हुई, ऑटो इंतजार में। क्या बात है मैडम, लेट हो गए आप भी? बोला हाँ। मैंने कहा किधर जा रहे हो? बोला मैं अष्टा सिंहोर तरफ। मैंने कहा चलो साथ में चले। तुरंत हम बस स्टैंड पहुंचे साहब। मैंने कहा रुको मैं व्यवस्था कर लूँ। भाई अपने साथ लेडीज अपन व्यवस्था करो यार, लेकिन ये व्यवस्था में मैं कैसा उलझता हूँ वो देखो आप। मैंने तुरंत बस में चढ़ करके 2 जने की सीटों की रुमाल रख करके और मैडम को बिठाया, लेडीज फर्स्ट। अपन चढ़ो तो टायर फर्स्ट। मैंने कहा नहीं आप पहले बैठो। मैंने मेरी जीजी को बिठाया। मैंने कहा जीजी बैठो। आप जीजी बैठी तो उनने 1.5 जने की जगह कवर करके फंसर के बैठ गई। अब यार मैं कुछ बोला नहीं, शर्मा शर्मी यार। अब आधे फीट की जगह बची, उसमें तो मैं एडजस्ट हो गया, जैसे तैसे बैठ गया चुपचाप। अब मैं बैठा और बस चली। थोड़ी दूर बस आगे बढ़ी होगी कि वो कंडक्टर आके कवित्री से क्या बोला है, मैडम छोरे को गोद में ले आओ। मैंने तो कुछ नहीं बोला यार, पर मैडम ने उसके कॉलर पकड़ के तान दिया और वो कबूतर जैसा फड़फड़ा है। मैंने कहा मैडम छोड़ो छोड़ो, ये तो गेलिए लोग है। मैंने सोचा मैडम को कौन समझाया, छोरे को समझाओ। मैडम को कौन समझा, आदमी अपनी लुगाई को नहीं समझा पाता है तो दूसरे की है। हाँ दुखी तो हो। मैंने उसको समझा यार। बोले मैं कॉलर पकड़ लिया। मैं कहा शांति रख, तेरा चेचिस देख तू कैसा हो रही है, 1.5 अड़किया। मैडम कैसे हो रही है? मैंने कहा तू ऑटो रिक्शा हो रहा है, मैडम डंपर हो रही योगी जी का। अरे बोले मैं कॉलर पकड़ ली तो जो मैंने बात उसको कही, अगर उसमें मजा आया तो ताली उठे। अरे बोले मैं कॉलर पकड़ ली। मैंने कहा शांति रहो, मैडम से लड़े मोड़ लेके तेरे को तेरी लुगाई की करवा चौथ बंद करवानी है क्या? ऐसे ऐसे वेंडे लोग हैं, मतलब कहीं भी मजे ले लेते। ये आदेड़ी पारस जैन साहब ये बैठे हुए आप, इनको देख करके मेरे को मेरी वो घटना याद आ जाती उज्जैन की। अभी वो श्रावण मास में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए गया। अब मैं दर्शन करने के लिए गया, मेरे पीछे पीछे राम अवतार नागर जी भी पीछे पीछे। अब भीड़ में ये कहना कहाँ रह गया, मैं इधर। अच्छा मैं अकेला नहीं गया, मेरी गुड़िया 5 साल की, तो मैं उसको लेके गया दर्शन कराने के लिए। हाँ मेरी खुद की है। अच्छा, तो आप भरोसा तो करो, वो अलग बात है, महीने भर तक मेरे को ही भरोसा नहीं हुआ। अब मैं मेरी बालिका को लेके गया साहब, चेचिस पे मत जाओ आप, आनंद लो, सत्य घटना। भैया घर पे भी आए हैं। तो मैं उसको गोद में उठा रखा गुड़िया को दर्शन करने के लिए। बाबा महाकाल की सवारी निकल रही, जय महाकाल के नारे लग रहे, भीड़ हो रही, अटाटूट भीड़ हो रही, जय जय महाकाल के नारे। मैंने उसको गोद में उठा रखा। अच्छा मैं उसको क्या दर्शन करूं, मेरे को खुद को तो दिख नहीं रहा, तो मेरे को नहीं दिख रहा ढंग से, तो मैं धक्का देकर के घुसने लगा साहब। अब जैसे ही धक्का देकर के घुसने लगा तो आगे बाबूजी खड़े हुए कुर्ते पजामे में, जैन साहब जैसे, उनने जोर से मेरे को चिल्लाया, बोले बेटा ये कहाँ घुस रहे भीड़ में, और ये बच्ची को तो घर पे छोड़ के आता है इसके मम्मी पापा के पास में। तो मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा ओ दादा ये बच्ची का पापा मैं ही हूं। तो उनने मेरे को नीचे से ऊपर देखा और क्या बोले, बोले बेटा इस छोरी को लेके भले मेरे माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल। तालियां बराबर उठाओ आप लोग यार। हाँ लगे कि जिंदा हो। बहुत अच्छे। हाँ क्योंकि आपको मैं बताऊं लफड़े कहाँ पड़ जाते हैं। अच्छा अभी थोड़े दिन पहले की बात, मैं वहाँ एक शूटिंग के लिए गया, वाह भाई वाह के शूटिंग के लिए, एपिसोड की शूटिंग। अब शूटिंग के लिए गया वहाँ तो 3 कवि और साथ में मैं भी एक चौथा। अब वो तीनों कवि के सबसे पहले कवि का फोटो लिया उस फोटोग्राफर ने। ये फोटोग्राफर कितना खतरनाक होते हैं वो देखो आप, आदमी कहाँ हल्के में ले लेता है शरीर को देख करके, ये पीड़ा है आप। अब वो पहले एक कवि को खड़ा किया, उनके फोटो लिए उस फोटोग्राफर ने 10-15 एंगल से, इधर से उधर से 10 तरीके से। फिर एक और कवि आए उनका लिया, कवित्री आई उनके फोटो लिए 10-15 एंगल से, अच्छे अच्छे फोटो। मैंने कहा ठीक है। जब मेरा नंबर आया तो खाली एक ही फोटो लिया और बात खत्म। तो मैं बैठने लगा यार, तो दूसरे फोटोग्राफर ने उससे बोला, अरे बोले ले ले रोहित जी के फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार। अरे बोले ले ले इनके भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार। बोले क्यों यार? अरे बोले रोहित जन्नाट को बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काहे को करो। इतने बदमाश लोग हैं साहब, इतने खतरनाक है। मैं तो अभी ट्रेन में सफर कर रहा, पंक्तियां सुनाता हूं, आनंद लेना, पंक्ति आपको हिलोड़ देगी। मैं ट्रेन में खड़ा हुआ तो ये धक्का मुक्की में एक जने ने धक्का दिया मेरे को। अब उसका धक्का मेरी बॉडी से ही नहीं पाई यार, तो मैंने पीछे वाले को ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे ही ट्रांसफर करा तो उसके साथ माथा फोड़ी हो गई, हाथापाई की नौबत आ गई। तो वो मेरे को क्या बोला कि अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है। हंस क्या रहो, चेचिस मतलब कार के ढांचे को चेचिस कहते हैं। उसने मेरे ढांचे का अपमान करा कि अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है, तुझ पे तो फूंक मारना भी एक सितम है, मैं बोल पटक दूंगा तुझे एक चांटे में, चेचिस में नहीं दम तो क्या इंजन में तो दम है। चेचिस आनंद आ रहा है आप लोगों को? तो एक बार जोरदार तालियां बजाओ फिर आप लोग। बजा दो। ये लफड़े कवि मेहनत कर रहा है, पहला कवि है। पहला कवि जो होता है वो कवि सम्मेलन की नींव रखता है, ठीक है ना। जैसे होता है ना अपने इंदरगढ़ पे हलवाई जो है
वो जलेबी निकालता है तो पहली जलेबी भट्टी में डाल देता है। तो पहला कवि व्यवस्थाओं के काम आ जाता है। तो मेरा ये मन है कि माइक ठीक नहीं है, साइज नहीं है, लोग आके बैठ रहे हैं, चहल पहल हो रही है, ऐसे में अगर वो अपनी कवि सम्मेलन की नींव को रख रहा है, पहला कवि है, तो एक बार जरा आप समवेत जितने लोग हैं जोरदार तालियां बजा के इसको आशीर्वाद दीजिए। आदरणीय दादा ने जलेबी की बात करी। अब वो जलेबी की बात करी, एक जगह दुकान पे जलेबी बन रही है, हमारा इंदौर में सारा हरियाणा में बनी थी जलेबी। तो जलेबी जलेबी हो गई वहां तो। अच्छा, अब जलेबी बन रही और एक जना आया लड़का, बोला ओ सेठवा जलेबी क्या भाव दी, ला पाव भर दे दो। तो उसने फट से पाव भर दे दी जलेबी। तो उसने जलेबी खाई, बढ़िया 250 ग्राम पाव भर जलेबी खा खुआ के कागज से हाथ पूछे, कागज फेंका, वो जा रहा। तो उन्होंने कहा पैसे, तो वो जाहिर सुने ही नहीं। तो उसको कूदा फटाक से सेठ, और सेठ ने कूद करके उसको पकड़ा और घुमा के 4-6 दूसरे लात दिए ना, बिल्कुल धूल में लथपथ कर दिया। तो वो धूल में लथपथ कर दिया। तो उसके बाद में वो उठा आदमी और क्या बोला कि जब यही भाव है तो आप 250 ग्राम और दे दो यार। इतने खतरनाक लोग हैं। मतलब भाई साहब, ये महिला मंडल बैठा हुआ है, भाभियां बैठी हैं, मैं आपको बताऊं महिला को जीतना असंभव है। मेरी लुगाई, खुद की लुगाई मेरी पर्सनल, मेरा नागपुर ब्याह हुआ भाई साहब। अब नागपुर ब्याह हुआ, आई शादी हुई भी है, तो 8-10 दिन बाद मेरे मित्र आए जो एब्रोड में थे, विदेश में, तो वो वापस समय पे आ नहीं पाए, तो 10-12 दिन बाद आए। चाय वाय हुआ, चाय पिलाई मेरी वाइफ ने। तो चाय बनाते समय उसके हाथ से कांच का वो जो कप था वो टूट गया, चीनी का कप चाय का गिर गया। तो मैंने बोला, और मैंने कहा क्या कर रही, तू भी गेली है यार। अब मैंने गेली तो बोल दिया, पर उसको समझ में नहीं आया, वो तो महाराष्ट्र की, उसको मालूम नहीं गेली का मतलब क्या। अब मैं चुपचाप रह गया, मित्र भी चुपचाप रहेगा, उनको मालूम बोल दिया तो इसकी पिक्चर ये सलट जाएगी। अब मित्र भी चुपचाप, मैं भी चुपचाप। अब चाय का प्रोग्राम हुआ, सब लोग मित्र चले गए। अब मित्रों के जाने के बाद में 2 घंटे बाद मेरी वाइफ ने पूछा, बोले एक बात बताओ, ये गेली का मतलब क्या होता है। मतलब वाइफ की आदत रहती है कि वो कोई भी बात भूल जाए, मायके की कोई बात भूल जाए, पर आदमी के अपने हस्बैंड के मुंह से निकली हुई कोई भी बात भूलती नहीं है साहब, रबड़ जैसे खींच लेती है वो। तो उसने मेरे से पूछा 2 घंटे बाद, जी कि एक बात बताओ, ये गेली का मतलब क्या होता है। तो मैंने थोड़ी सी बात सेट करी, मैंने कहा अपन कवि, मैंने बात सेट करी, मैंने कहा देख गेली का मतलब तो बहुत सुंदर है, प्यारी है, सुशील है, खूबसूरत है, बहुत क्यूट है। तो वो क्या बोले कि फिर तो आप भी बहुत बड़े गेली हो। तालियां बराबर बजाओ यार। बहुत अच्छा, बताओ गेली है। अरे महिला को क्या जीत पाए। मैं अभी बनारस मेहनत कर रहा गया, है बच्चा, मेहनत कर रहा है। आदरणीय आजाद शत्रु भाई साहब मेरे को लेकर के बनारस गए, बोला आज 4-5 कवि सम्मेलन की सीरीज ले चलो। मैंने कहा चलो भाई साहब। उधर गए बनारस में, तो इनने कहा कि ले बहू के लिए साड़ी लेना हो तो ले ले। मैंने कहा हाँ, ब्राह्मण आदमी कंजूस, मैंने 1000 रुपए की साड़ी खरीदी। अब 1000 की ले ली और मैंने फोन लगाया, मैंने कहा देख तो मैंने एक शानदार 250 रुपए की साड़ी ली है, बहुत जोरदार, तेरे को पार्सल कर रहा हूँ देखना। तो इनने मेरे से कहा, बोले कि पंडित ये क्या है रे, लोग तो 500 की खरीदते और वाइफ को 2000 की बताते हैं, ये क्या मामला, तो 1000 की ले रहे 250 की बता रहा है उसको। अरे मैंने कहा भाई साहब ऐसी स्थिति है। बोले कैसी। मैंने कहा मेरी लुगाई है ही ऐसी, कोई भी मैं चीज लेकर के आता हूँ बढ़िया पैसे खरीद करके पूछती कितने की थी है। मैंने कहा क्यों, बढ़िया 2000 की। ये इंदौर के सराफा मार्केट में 500-500 रुपए में मिल जाती है। मैं कोई भिंडी की सब्जी लाऊं कि भिंडी की सब्जी क्या भाव लाई है। मैं क्या 40 रुपए किलो मिले। यहाँ ठेले पे 25-25 रुपए किलो में मारी मारी फिर रही है, ये चिलमाती है कैसी भिंडी लेके आए। तो मैंने कहा मेरी वाइफ की ये आदत है यार, औरत की लुगाई की यार, कि वो मेरे को चलने ही नहीं देती है। तो मैंने कहा आजाद भाई साहब, मैंने कहा देखो मैंने पार्सल करा है, 1000 की साड़ी 250 की बोलते, अब देखना उसका फोन आएगा। अब 2 दिन बाद फोन आया इनके सामने ही। मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हाँ श्वेता, बोले हाँ। मैंने कहा साड़ी मिल गई, बोला हाँ मिल गई। मैंने कहा कैसी लग रही, बोले 1 नंबर। मैंने कहा 250 रुपए में और क्या लेगी, मजा आया कि नहीं। अरे बोला बहुत सुंदर, पर सुनो तो सही। मैंने कहा हाँ क्या, बोले वो पास वाली विमला को साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने 500 रुपए में बेच दी। अच्छा। ये नाश हो रहा है, आप कुछ कर नहीं सकते, कहां संभालने जाओगे। जुगाड़ आदमी मालवा का हो, राजस्थान का हो, कोई भी हो, आदमी जुगाड़ जमाए बिना कोई काम नहीं करता। जैसे पारस जैन साहब कितना जुगाड़ जमाया इन्होंने, बेहतरीन टीम बना ली है जुगाड़ का आदमी। अब मैंने भी जुगाड़ जमाया, और कैसे जुगाड़ में मैं उलझा वो देखना। कविता की यात्रा करना, कविता सुना, बहुत अच्छे, विशुद्ध कविता का आनंद लेना। आप बोले कि एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था, या यूं कहूं कि आधे घंटे से टाइम पास ही कर रहा था। तभी मैंने देखा कि सुंदर लड़की सड़क पे कुछ ढूंढ रही है, जो कोई भी हो पर अपने मन को भा रही है। तुरंत मैंने सोचा रोहित अच्छा है मौका, और एक कागज पे आई लव यू लिख करके फेंका। वो आई और उठा के ले गई। तो मैंने सोचा रोहित लड़की पट गई। दूसरे दिन भी जब उसी लड़की को देखा तो अब की बार तो पूरा लव लेटर बना के फेंका। वो इस बार भी उठा के ले गई, तो दिल के अरमान जाग गए। मैंने सोचा रोहित अपने भी अच्छे दिन आ गए।
तीसरे दिन भी जब यही घटना घटी तब तो लगा कंफर्म लड़की पटी। तभी पास की दुकान वाले ने मेरे को बुलाया और बोला कि तू पागल है कि तेरा दिमाग भेराया। मैंने बोला क्यों यार, प्रेम पत्र फेंक रहा हूँ, देखने रहा लड़की पटा रहा हूँ, कितना अच्छा रिस्पॉन्स देती है, जो भी कागज फेंकता उठा लेती है, मैंने कितनी बड़ी सफलता पाली है। तो वो बोला नालायक, सफलता वफलता छोड़, वो तो कचरा उठाने वाली है। अच्छा आदमी के साथ दुर्भाग्य के खाली हाइट कम होना नहीं है दादा, ये लफड़े पड़ते मरण हो जाता है, ये दिक्कत हो जाती है। उस संसार ने, उस भगवान दादा नहीं चाहिए, उस ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की तो मनुष्य जब बनाया, भगवान ने मनुष्य कृति बनाई तो भगवान मुस्कुराया कि मैंने एक अद्भुत कृति बनाई, मनुष्य बनाया। लेकिन जब भगवान ने मेरे को बनाया तो भगवान ठहाका लगा के हंसा, अरे बोले मजा आ गया। तो नारद जी ने पूछा, बोले कि क्या मजा आ गया, आपने इतने सारे मनुष्य बनाए, रोहित झन्नाट को बनाया तो इसमें क्या मजा आ गया। तो भगवान क्या बोले, अरे बोले देखता सही, मटेरियल तो थोड़ा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार बना। मटेरियल थोड़ा सा लग रहा है काम। अभी आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े कवि बैठे हैं, दिग्गज कवि बैठे हैं, मैं जरा सा दिख रहा हूँ, आपको लग रहा है तो जरा सा, ऐसा नहीं है भाई साहब। ये महिलाएं खाना बनाती है, संवेदना की बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, ये महिलाएं खाना बनाती है, रोटी बेलती है तो पूरा खाना पूरी रोटी बना देती है, उसके बाद छोटा सा लोया बच जाता है तो उसकी एक छोटी सी रोटी बना करके रख देती है। ये बड़े बड़े रोटी पराठे दिख रहे हैं आपको, ये छोटी सी रोटी आपके सामने खड़ी हुई है। ये मेरा ये छोटा सा कद आपको कोई जोक लगता है? मेरा ये छोटा सा कद आपको कोई जोक लगता है? अरे किसी की हंसी उड़ाना तो जमाने का रोग लगता है। और बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने, बाकी सारी रोटियां, अब आपकी संवेदना को स्पर्श करता हूं कि बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने। उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है, उस छोटी सी रोटी का बहुत अच्छे, गौ माता को बहुत वाह। आपको प्रणाम करता हूँ, ये बहुत अच्छा मंच है, सबको सुनना है हमें। तो अच्छा, आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हो, ताली भी बजा रहे हो। हमारे वहाँ भोपाल में कार्यक्रम हुआ, भोपाल में अग्रसेन चौक पे सारंग साहब ने करवाया, मंत्री जी ने। अब वो सामने बैठे हुए सेठ जी, वो ताली नहीं बजाए, घूर के देखे सुमड़े जैसे, तो मेरे को बड़ा बेकार लगा यार। उनका नौकर बैठा हुआ भाई साहब पास में, वो भी ताली बजा रही, आनंद ले रहा, पर वो घूर के देखे। तो आखिरकार कार्यक्रम खत्म हुआ, मैंने पूछा सेठ जी से, मैंने कहा सेठ जी ताली नहीं बजाने का क्या कारण, ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? तो सेठ जी ने ताली नहीं बजाने का क्या कारण बताया, मैं एक छंद के माध्यम से रखता हूँ। स्वागत। सेठ जी क्या बोले कि सेठ जी बोले कि देखना विसंगतियां कहाँ है, कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है। सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है। हंसने मुस्कुराने की भी फुर्सत नहीं मुझे, मंदिर भी जाना मेरे नौकर का काम है। कि बीवी को घुमाना हो या बच्चों को पढ़ाना हो, या कि बीवी को घुमाना हो या बच्चों को पढ़ाना हो, या मेरा कान भी खुजाना इस नौकर का काम है। तो मैंने पूछा ये दो बच्चे भी तुम्हारे ही हैं खुद के, या फिर ये भी तुम्हारे? समझ में आई है क्या? फिर एक बार ढंग की तालियां बजाओ जरा इंदरगढ़ वाले। मेहनत कर रहा है। विसंगतियां, एक प्रसंग आपको सुना करके फिर मैं स्थान लूंगा। हाँ, ये अच्छा आदमी लफड़े की, हाँ ये मैं लोकतांत्रिक कवि हूँ, ज्यादा प्राण पीना ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक कवि वो बैठा है उधर। तो अच्छा, मेरा एक दृश्य इंदौर से हमारे 60 किलोमीटर देखो मित्रों, एक बात मैं बता दूं, आज ये कवि सम्मेलन आप इतना आसान मत समझना। आप संख्या में कम हैं, आप प्रतिवर्ष कार्यक्रम करवाते हैं, लेकिन इस मंच पे बाबू बंजारा जी का होना, इस मंच पे अशोक चारण का होना, इस मंच पे राजकुमार बादल का होना, दिनेश का होना, वो नाम है जो अपने आप में पूरा एक कवि सम्मेलन है। इनको वर्षों हो गए हैं, लेकिन ये एक लड़का मेहनत कर रहा है, तो शुरुआत के लिए जरा मन भर के ताली बजा दो, ये बैठने की तैयारी में। मैं इंदौर से सफर कर रहा गौतमपुरा के लिए। अब वो बस में कोई नहीं, 8-10 लोग बैठे हुए यार, तो सबने अपने अपने हिसाब से फोकट में, किसी ने रुमाल रख रखा जगह फोकट रखने के लिए, किसी ने बैग रख रखा, दूसरा नहीं बैठे जबरन में ही। तो अगले स्टॉप पे एक वृद्ध महिला एक डोकरी में चढ़ी, तो जैसे डोकरी में चढ़ी बैठने लगी तो बोलो डोकरी में जगह नहीं, जाओ पीछे जाओ, रुमाल रखा हुआ मेरा, जाओ। दूसरी जगह बैठने लगी तो वहां कोई और बैठा हुआ था, बोले जगह मेरा आदमी आ गया, जाओ पीछे जाओ। किसी ने भी उस वृद्ध डोकरी माँ को बैठने नहीं दिया। अब नहीं बैठने दिया तो वो कंडक्टर को दाएं आ गए, उन्होंने बोला अरे डोकरी माँ कोई बात नहीं, पागल लोग है, कलयुग का जमाना, आप तो मेरे इस पे ये जो बोनट है नहीं, बोनट पे बैठ जाओ। तो डोकरी माँ वृद्ध महिला आकर के वो बोनट पे बैठ गई, और वो गरम चेटे भी सही, गरम भी लगे, लेकिन बैठ गई वो अपनी जैसी तैसी। अब वो बैठ गई, बस चली साहब। अगले स्टॉप पे 25 साल की सुंदर सी लड़की चढ़ी साहब। अब वो जैसे चढ़ी तो कोई अपना रुमाल हटा रहे, मैडम यहाँ बैठ जाओ।
कोई अपना बेग हटा, मैडम यहाँ बैठ जाओ, मैडम यहाँ बैठ जाइए, वो बैठे नहीं पट्टी, वो उल्टा सिस्टम, वो बैठे नहीं, वो घूमे बस में नौटंकी करे। तो उसकी नौटंकी देख करके डोकरी माँ को दिमाग खराब हुआ। उनने वहां बोनट पे ही उसको बोला, क्या बोला? बोले नानी अरे बैठी जा नहीं तो थोड़ा साल बाद थारे भी बोनट पे बैठना है। विसंगतियों से भरा हुआ संसार है। 4 पंक्तियां पढ़ करके स्थान ग्रहण करता हूं। ये जितना भी कुनबा, जितना भी आनंद देख रहे आदरणीय भाई साहब ने कहा कि इतना समृद्ध मंच है और आप लोग ठहाके लगाने के साथ साथ जयकारे भी भारत माँ के लगाओगे इस कवि सम्मेलन में। लेकिन ये सारा संभव हो सकता है पारस जैन जी, इस नगर पालिका में आप कार्यक्रम करा रहे हैं, ये सारा संभव तब हो सकता है जब भारत माँ के जयकारों के साथ वे रण बाकुरे खड़े होकर के भारत माता के लिए आत्मसमर्पित होकर के इस देश की सेवा करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जो आज संसद में भी जा रहा है और संसद में हमने पहुंचा दिया उस दुष्ट व्यक्ति को जो खड़ा होकर के कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, कोई मेरा गर्दन पर छुरी भी रख दे तो मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। लोगों ने कहा कि नहीं तुमको कहना पड़ेगा, लेकिन रोहित झंडाट ने कहा कि तू मवेशी, तू भारत माता की जय मत बोल। क्यों? मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, 4 पंक्तियां, अगर मेरा इरादा, मेरा कारण अगर ठीक हो तो आपकी तालियों से मुझे विदा कीजिएगा। मैंने कहा कि तू भारत माता की जय मत बोल। क्यों? क्योंकि मयूरों के झुंड में किसी वानर का नृत्य अच्छा नहीं लगता। मयूरों के झुंड में किसी वानर का नृत्य अच्छा नहीं लगता। हंसों के मधुर गान में कौवे का भाषण अच्छा नहीं लगता। अरे उस शेरनी की वंदना के लिए उसके शावक अभी जिंदा है। अगली पंक्ति पर आपके हृदय की संवेदना मेरी हृदय से टकरा जाए तो आपकी तालियां उठे कि अरे मयूरों के झुंड में किसी वानर का नृत्य अच्छा नहीं लगता, हंसों के मधुर गान में कौवे का भाषण अच्छा नहीं लगता। अरे उस शेरनी की वंदना के लिए उसके शावक अभी जिंदा है। किसी भेड़िए के मुंह से माँ का नाम अच्छा नहीं लगता, किसी भेड़िए के। बहुत अच्छे। ये थे इस कवि सम्मेलन के पहले कवि।